हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री। पिछले वीडियो में बात किया था, उससे आगे बात करते हैं। तो आगे पॉइंट क्या देखा दोस्तों, अवध में विद्रोह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये गिलास फल एक दिन ही ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो क्या देखा दोस्तों कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा। देखते क्या दे रखा है इसमें। अठारह में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किसके बारे में कहा था? अवध की रियासत के बारे में। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया, है ना। ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी। इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाज़त दे दे, दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट, है ना, की सलाह पर काम करे और अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों, अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। अब क्या यहाँ पे कि अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी कि वहाँ की ज़मीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद था। माना ज़मीन जो नील की खेती के लिए और कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छा था। इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा रहा था। 1850 के दशक की शुरुआत तक वे देश के ज़्यादातर बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। मराठा भूमि, दुआब। दोस्तों, दुआब का मतलब क्या होता है? दो आब, जैसे दोनों दोनों टाइप से क्या होता है, जमीन बह रहा होता है ना। दो आब माने होता है पानी, दो नदियों के बीच में जो जगह होता है बहुत ही उपजाऊपन होता है। तो दो आब माने दो आब माने पानी, माने दो नदियों के बीच में जो बहने वाला जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं। कर्नाटक, पंजाब, बंगाल अंग्रेजों की झोली में थे। यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो जाने वाली थी। आगे देखते हैं दोस्तों। देह से जान जा चुकी थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था। उत्तर भारत उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहाँ के लोग नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटा करके कलकत्ता निष्कासित कर दिया कि वह अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया। तो दोस्तों, ये मानचित्र दिखा रखा है। मानचित्र में क्या है आपका, 1857 में भारतीय उपमहाद्वीप जैसे कश्मीर, पेशावर, अफगानिस्तान, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, राजस्थान, सिंध, गुजरात, होलकर, सिंधिया, लखनऊ, अवध, बनारस, पटना, बिहार, बंगाल, कलकत्ता, उड़ीसा, ढाका, चटगांव, इलाहाबाद, रीवा, सिंधिया, औरंगाबाद, सूरत, बम्बई, पूना। तो ये दिखा रखा है इसमें। आगे देखते हैं इसमें। तो नवाब वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे, मगर सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते, माने रो रहे थे। कानपुर तक उनके पीछे गए थे, है ना। उसके बाद क्या देखा दोस्तों, एक ने
लिखा था कि देह से जान जा चुकी थी, मतलब शरीर से जान जा चुकी थी। शहर शहर की काया बेजान थी। कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा न था जहाँ से जान ए आलम से बिछड़ने पर बिलाप का शोर न गुजरा। सारे सारे इलाके के जो लोग रहने वाले थे वो बिलाप कर रहे थे। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया है कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लिन्हो। इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से और बल मिला। नवाब नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकार, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जाती रही। आगे क्या है दोस्तों, फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। अवध अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सब फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे थे। तो अवध में विभिन्न प्रकार की जो पीड़ाओं राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों, सिपाहियों एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे थे। आगे देखते दोस्तों, केवल दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी के बारे में बात करेंगे। अवध अवध में अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छीनी थी, इसने इलाके के तालुकदारों को भी लाचार कर दिया। अवध के समूचे देहात में तालुकदारों की जागीर और किले बिखरे हुए थे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदार के पास हथियारबंद सिपाही होते थे। उनके अपने किले थे। अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लेते हो, अपने तालुकदार का राजस्व चुकाते थे, है ना। तो राजस्व चुका रहे तो उनके पास काफ़ी स्वतंत्रता थी। कुछ बड़े तालुकदार के पास तो कितना है 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। छोटे मोटे तालुकदार के पास भी 200 सिपाही की टुकड़ी होती थी। अंग्रेज इन तालुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के फौरन बाद तालुकदारों की सेनाएं भंग कर दी, उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। आगे देखते हैं। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की हैसियत व सत्ता को और चोट पहुंचाई। अधिग्रहण 1856 एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर देगी। तो एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर देगी। तालुकदार, तो क्या देखा दोस्तों, तालुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना नहीं था। तो तालुकदार कौन थे दोस्तों, बिचौलिए थे। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया। एक मुश्त बंदोबस्त में तालुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल किए जाने लगा। आगे देखते दोस्तों, ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि तालुकदारों को हटा करके वे जमीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी, राजस्व वसूली में इजाफा होगा। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। भू राजस्व वसूली में तो इजाफा हुआ, लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। अधिकारियों को जल्दी ही समझ में आने लगा। अवध के बहुत सारे इलाके का मूल्य निर्धारण बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके कर दिया गया। कुछ स्थानों पर तो राजस्व मांग में 30 से 70% तक इजाफा हो गया था। यानी न तो तालुकदारों के पास और न ही काश्तकारों के पास इस अधिग्रहण पर
खुशी जताने का कोई कारण था। तालुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। आगे पॉइंट दे रखा है दोस्तों, अंग्रेजों से पहले तालुकदारों की ही जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में बहुत सारे तालुकदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। वे किसानों से तरह तरह के मद में पैसा तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। अब अंग्रेजों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरह से क्या पीसने लगे थे। तो देखते दोस्तों, पीसने लगे थे। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या तो फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल दी जाएगी। माने फसल खराब होने के बाद सरकार उस टैक्स को आगे बढ़ा देगी या आगे डेट के लिए टाल दी जाएगी। न ही किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि तीज त्योहारों पर कोई कर्जा और मदद मिल पाएगी, जो पहले तालुकदार से मिल जाते थे। पहले तालुकदार क्या होते थे कि उनको पैसे दे देते थे उधार। अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद संघन और लंबा चला, वहाँ लड़ाई की बागडोर असल में तालुकदार और किसानों के हाथों में थी। इसलिए अंग्रेज वे लोहे से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर के बेगम हजरत महल नवाब की पत्नी के खेमे में शामिल हो गए। तो बेगम हजरत महल कौन थे? नवाब की पत्नी थे। उसके खेमे में शामिल हो गए। उनमें से कुछ तो बेगम के पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे। मैंने बेगम हार भी गई फिर भी उसके साथ डटे रहे। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, किसानों का असंतोष जब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांवों से ही भर्ती किए गए थे। दशकों के सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट थे। तो न टाइम पर छुट्टी मिल रहे थे, न टाइम पर वेतन मिल रहे थे, तो इस कारण भी किसान क्या थे? असंतुष्ट थे। 1857 के जन विद्रोह माने लोगों द्वारा विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफ़ी बदल चुके थे। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर खासा जोर देते थे। वे उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे और उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे और उसके साथ तलवारबाजी करते थे और उनके साथ शिकार भी करते थे। उनसे बहुत सारे बखूबी हिंदुस्तानी बोलना जानते थे। यहाँ रीति रिवाज व संस्कृति से वे वाकिफ थे। तो मौज मस्ती करते थे, मल्ल युद्ध करते थे, तलवारबाजी करते थे, शिकार करते थे, है ना, हिंदुस्तानी बोलना जानते थे। तो यहाँ के रीति रिवाज से वो संस्कृति से क्या थे वो जानते थे। 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी। अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा। वे सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे। उनकी भावनाओं की जरा सी फिक्र नहीं करते थे। गाली गलौज और शारीरिक हिंसा भी, माने गाली गलौज भी देते थे और उनसे शारीरिक हिंसा भी करते थे, पीटते थे। बात बन गई, सिपाहियों और अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया। भरोसे की जगह संदेह ने ले ली। जहाँ पे विश्वास होता था तो उन दोनों में मनमुटाव होने लगा। उसको देखते दोस्तों, उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर के आए थे। उनमें से बहुत सारे क्या थे? ब्राह्मण थे और ऊंची जाति के थे। जो सिपाही थे ब्राह्मण भी थे और ऊंची जाति के थे। बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी की
पौधशाला कहा जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या देखा है। सिपाहियों का भय, छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें, बढ़ते व्यवहार और नस्ली गाली गलौज के प्रति बढ़ता असंतोष गांव को प्रतिबिंबित होने लगा था। तो सिपाहियों का डर था कि छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायत, बढ़ते व्यवहार, नस्ली गाली गलौज। दोस्तों नस्ली का मतलब क्या होता है कि काले और गोरे, जिसकी चमड़ी काली तो काला लोग, जिसकी चमड़ी सफ़ेद तो सफ़ेद लोग, जिसकी चमड़ी सांवली तो सांवला लोग। तो गाली गलौज के प्रति बढ़ता असंतोष गांव में भी प्रतिबिंबित होने लगा था। आगे क्या देखा है। जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे, मैंने उनकी बात नहीं मानते थे, हथियार उठाते थे, तो फौरन ही गांव में उनके भाई बिरादरी भी उनके साथ आ जुड़ते थे। आगे देखते हैं। विद्रोही क्या चाहते थे। अंग्रेजों की अपनी राय थी कि ये विद्रोही को एहसान फरामोश और बर्बर लोगों को झुंड मानते थे। विद्रोही को कुचलने का एक मतलब यही था कि उनकी आवाज़ को दबा दी जाए। कुछ विद्रोहियों को इस घटना के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला। विद्रोहियों में ज़्यादातर सिपाही आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इस प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने लगे और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई घोषणाओं, इश्तहारों के सिवाय हमारे पास ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं जिनके बिना हम विद्रोहियों के नज़रियों को समझ सकें। 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक मजबूरन अंग्रेज़ों के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ा। विडंबना यह है कि इन स्रोतों से अंग्रेज़ों अफसरों की सोच का तो पता चला, लेकिन इस बारे में ज़्यादा सुराग नहीं मिल पाता कि विद्रोही क्या चाहते थे। तो क्या देखा दोस्तों कि 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेज़ों के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ा। विडंबना यह थी कि इन स्रोतों से अंग्रेज अफसरों की सोच का तो पता चला, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा सुराग नहीं मिल पाता था विद्रोही क्या चाहते थे। आगे देखते हैं। आगे पॉइंट आपका कि एकता की संकल्पना। 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणा में जाति धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था कि बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह को ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफा नुकसान बराबर था। दोनों को फायदा भी हो सकता था, दोनों को नुकसान भी हो सकता था। इस त्योहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था। और इसमें क्या देखा, अगला पॉइंट देखा दोस्तों इसमें कि बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया था। तो दोनों हिंदू या मुस्लिम दोनों एक होकर के अंग्रेजों को सामना करना है। तो बहादुर शाह के नाम से जारी की घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते थे और इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया। भाग 1 जमींदारों के बारे में। जाहिर है जमींदारी बंदोबस्त तय करने में अंग्रेजी सरकार ने बेहिसाब जमा भू राजस्व थोप दिया। कई जमींदार को बेइज्जत और बर्बाद किया। बकाया लगान की वजह से उनकी जमींदार जागीरें नीलामी कर दी गई। और हद तो यह है कि आम रैयत किसी जनाना नौकर या किसी गुलाम की ओर से दाखिला किए गए मुकदमे पर बाइज्जत जमींदारों को अदालत में घसीटा जा रहा था, गिरफ्तार किया जा रहा था और कैद खानों में डाला जा रहा था, बेइज्जत किया जा रहा था। जमींदारों के बारे में दायर किए गए मुकदमों में भारी खर्च की स्टाफ
दीवानी अदालतों के गैर जरूरी खर्चों मकसद प्रतिवादियों को दरिद्र करना चाह रहे थे। जमींदारों के खजाने को, अस्पतालों को, सड़कों के लिए चंदे के नाम पर हर साल खाली किया जा रहा था। इस तरह की वसूलियों के लिए बादशाहों की सरकारों में कोई जगह नहीं होगी। जमा हल्का रहेगा, जमींदारों के हितों की रक्षा की जाएगी। हर जमींदार अपनी जमींदारी से अपनी ढंग से शासन करने का अधिकार होगा। तो पहले भाग में आपका ये दे रखा है। सेकेंड भाग देखते हैं। सेकेंड भाग है दोस्तों व्यापारी। तो इसमें व्यापारी के बारे में दे रखा है। इस अधर्मी और षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सरकार ने नील, कपड़े, जहाज, व्यवसाय, तमाम बेहतरीन बहुमूल्य चीज़ों के व्यापार में एकाधिकार स्थापित कर लिया है। केवल वही व्यक्ति, केवल अंग्रेजी इसका कपड़े का, जहाज का, व्यवसाय का, है ना, बहुमूल्य चीज़ों का व्यापार करेगा। अब छोटी मोटी चीज़ों का व्यापार ही लोगों के लिए रह गया था। डाक खर्च, नाका वसूली और स्कूलों के लिए चंदे के नाम पर व्यापारियों के मुनाफे में सेंध मारी जा रही है। इन तमाम रियायतों के बावजूद व्यापारियों को दो कौड़ी के आदमी की शिकायत पर गिरफ्तार किया जा सकता था, बेइज्जत किया जाता था। जब बादशाही सरकार बनेगी तो इन फरेबी और तरीकों को ख़त्म कर दिया जाएगा। ज़मीन और पानी दोनों रास्तों में होने वाले हर चीज़ का व्यापार भारत के देसी व्यापारियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसलिए यह हर व्यापारी की जिम्मेदारी है कि वह इस जंग में हिस्सा ले और बादशाह सरकार की हर इंसानी और माली मदद करे। थर्ड पॉइंट है आपका थर्ड भाग। सरकारी कर्मचारियों के बारे में। अब यह राज की बात नहीं है कि अंग्रेज सरकार के तहत प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में भर्ती वाले भारतीय लोगों की इज्जत नहीं मिलती, उनकी तनख्वाह कम होती है और उनके पास कोई ताकत नहीं होती। दोनों महकमों में प्रतिष्ठा, पैसे वाले सारे पद अंग्रेजों को मिलते हैं। इसलिए ब्रिटिश सेवा में काम करने वाले तमाम भारतीयों को अपने मजहब और हित पर ध्यान देना चाहिए और अंग्रेजों के प्रति वफादारी छोड़ करके बादशाही सरकार का साथ लेना चाहिए। उन्हें फिलहाल 200 से 300 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलेगी और भविष्य में ऊंचे ओहदों की उम्मीद रखेंगे। आगे आपका भाग 4 में क्या रखा है? कारीगरों के बारे में। इसमें कोई शक नहीं है, इंग्लैंड में बनी चीज़ों को ला करके यूरोपियों ने हमारे बुनकरों, सूती वस्त्रों, बढ़इयों, लोहारों, मोचियों को बेरोजगार कर दिया है। उनके काम धंधे पर इन पर कब्जा जमा रखा है। देसी कारीगरों की श्रेणी में भिखमंगों की हालात में पहुंच गई। बादशाही सरकार में देसी कारीगरों, राजाओं और अमीरों की सेवा में तैनात किया जाएगा। निसंदेह उनकी उन्नति होगी, इसलिए इन कारीगरों को अंग्रेजों की सेवा छोड़ देनी चाहिए। पंडितों, फकीरों, अन्य ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में। पंडित, फकीर क्रमशः हिंदू और मुस्लिम धर्मों के अभिभावक हैं। यूरोपीय दोनों के शत्रु हैं, क्योंकि फिलहाल धर्म के कारण ही अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा हुआ है। इसलिए पंडितों, फकीरों का फर्ज है कि वे खुद मेरे सामने पेश करें और इस पवित्र युद्ध में अपना हिस्सा निभाएं। दोस्तों आगे बात करते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेज द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए। उन्होंने यह कोशिश नाकामयाब रही। उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज्य, जिसे विद्रोही फिरंगी राज कहते हैं, से संबंधित हर चीज़ों को पूरी तरह खारिज किया जा रहा था। देसी रियासतों पर कब्जे और समझौते का उल्लंघन के लिए अंग्रेजों की निंदा की जाती थी। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने बड़े बड़े भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया था।
विदेशी व्यापार ने दस्तकारों बुनकरों को तबाह कर डाला। तो विदेशी व्यापार ने व्यापारों को दस्तकारों को भी तबाह मनन बर्बाद कर रखा है। फिरंगियों पर स्थापित और सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता था। विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे। विद्रोही उद्घोषणाओं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदुओं मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं। वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे। वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं और इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे हैं। लोगों को प्रेरित किया गया है कि वे इकट्ठे मिलकर के अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्मिता के लिए लड़े। उन्हें पहचान, अस्मिता में पहचान के लिए लड़े। आगे क्या दे रखा है? कई दफा विद्रोही शहर के सम्राट को जानबूझ करके बेइज्जत कर देते थे और गांव में उन्होंने सूदखोरों को बही खाते जला दिए। सम्राट का मतलब जो इलिट वर्ग होता है दोस्तों, उनके घर तोड़ फोड़ डाले। इससे पता चलता है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़कों तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे। तो क्या आपका वैकल्पिक सत्ता की तलाश। ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोही ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया। विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनः स्थापित करना चाहते हैं और इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया है। विभिन्न पदों पर नियुक्ति की, भू राजस्व वसूली, सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया, लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए और इसके साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजना बनाई गई। इन प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से प्रेरणा ले रहे थे। विद्रोही द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य की जरूरतों को पूरा करना था, लेकिन ज़्यादा मामले में ये संरचनाएं अंग्रेजों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई। अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। वहाँ लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजना बनाई जा रही थी और 1857 के आखिर तथा 1858 के शुरुआती महीनों तक हुकूम की श्रेणियाँ वजूद में थी। तो आगे देखते दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दमन। 1857 के बारे में हमारे पास जो विवरण मौजूद है उनमें यह साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत ही आसान साबित नहीं हुआ। उत्तर भारत में दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कानून पारित कर दिए थे। मई 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनके सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। कहने का मतलब यह है कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोह की केवल एक ही सज़ा हो सकती है, सजाए मौत। जो विद्रोह करेगा उसको सजाए मौत की सज़ा देंगे। आगे देखते हैं। आगे आपको मानचित्र दिखा रखा है। मानचित्र 2, यहाँ विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र दिखाए गए। विद्रोह पर ब्रिटिश हमलों के मार्गों को दिखाया गया है। तो जैसे आपका यहाँ पे पेशावर है, लाहौर, अम्बाला,
सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, लखनऊ, आजमगढ़, बनारस, कानपुर, इलाहाबाद, जबलपुर, ग्वालियर, झांसी, अजमेर, अहमदाबाद, महो, सूरत, औरंगाबाद, गुजरात, बम्बई, कराची। इस नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। वे वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते, लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमले बोल दिया। एक तरफ कलकत्ते से, है ना, कलकत्ते से, दूसरी तरफ कहाँ से, पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच किया। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई। यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर के हो पाई। दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा। इसकी एक वजह थी कि पूरे उत्तर भारत विद्रोही राजनीति को बचाने के लिए दिल्ली में आ जमे थे। इलाके गांव दर गांव जितना आम देहात जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे। आगे देखा, इसमें अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं थे, वे आंदोलन जूझ रहे जिसके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद है। उदाहरण के लिए अवध में फॉरसीत नामक एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थे। इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर के अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में ले पाए। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन उनका एकमात्र हथियार नहीं था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामियों, काश्तकारों ने मिल करके अंग्रेजों का विरोध किया था। अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएगी। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया और वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए। बहुत सारे जमींदार तो अंग्रेज से लड़ते लड़ते मारे गए या भाग करके नेपाल चले गए, जहां उन्हें बीमारी भूख से दम तोड़ दिया। तो बीमारी और भूख से दम तोड़ दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।